थे आपका मुनाफे की मंडी में। आज कमोडिटी मार्केट में चौतरफा गिरावट दिख रही है, नॉन एग्री मार्केट में और एमसीएक्स में एक भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा हो। सिर्फ इक्विटी मार्केट ही नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी आज तेज गिरावट दिख रही है। सोना और चांदी जो लगातार रैली चल रही थी वो अब थमती नजर आ रही है। 9 हफ्ते के बाद पहला हफ्ता होगा जहां पर गोल्ड में वीकली गिरावट दिखेगी। हालांकि मंथली तेजी की उम्मीद है पूरे फरवरी महीने में, लेकिन वीकली लेवल पे सोने में गिरावट 9 हफ्ते के बाद दिखेगी। सोने का भाव देखिए, अप्रैल का वादा 84,750 पे आ चुका है। चांदी का मई का वादा अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 95,000 रुपए के नीचे आ चुका है, तो गिरावट दोनों ही काउंटर में गहराई है। कच्चा तेल कल रिकवरी दिखी थी 2 महीने के निचले स्तरों से, वहां से 2% की रिकवरी के बाद आज फिर से दबाव दिख रहा है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, ट्रेड वॉर से लग रहा है कि ग्रोथ पर असर होगा और साथ ही इससे डिमांड में स्लो डाउन दिख सकता है। नेचुरल गैस करीब 2% नीचे ये भी है, और सारे ही मेटल्स पर, क्योंकि चीन पर फिर से अतिरिक्त 10% टैरिफ की चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी गई है और ये 4 मार्च से ही लागू हो सकता है। तो जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। चलिए मुनाफे की मंडी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज भूपेश शर्मा हैं बीकानेर से। शुक्रिया भूपेश जी। सबसे पहले चांदी में बताइए सर, क्या करना चाहिए? 95,000 रुपए के नीचे खरीदारी करे या रुके और गिर सकती है चांदी? जी नमस्कार सर। अगर चांदी की बात करें विशेषकर, तो चांदी में मुझे लगता है कि मंदी का ट्रेंड अभी जारी है। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों ही बाजार के नेगेटिव बने हुए हैं, इसलिए चांदी में अभी खरीदारी से दूरी रखनी चाहिए। कहीं भी पुल बैक आता है 94,860 वाला बाजार 95,200 के आसपास कहीं भी मिलता है तो इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 95,700 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं मई वायदा में। नीचे में मुझे लगता है कि 94,300 94,000 के लक्ष्य बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। में 1,000 रुपए तक चांदी आ सकती है, ऐसा भूपेश जी को लगता है। तो चांदी यहां से भी अगर आप देखें तो करंट भाव जो दिख रहा है मई वायदा का, वहां से 900 रुपए की गिरावट आ सकती है। स्टॉप लॉस क्या लगा ले भूपेश जी चांदी में, अगर ये सेल करके अगर कोई जाता है तो? जी 95,700 का स्टॉप लॉस लगाएं चांदी में, और नीचे में लक्ष्य बता ही दिए आपको। 95,700 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। चलिए गोल्ड पर बताइए सर, सोना भी कमजोरी है, आधे % से ज्यादा की गिरावट, 84,750 करंट भाव है। करंट भाव पर क्या करें, खरीदें या बेचें? जी सर, सोने का बाजार अभी एक बार अगर छोटे चार्ट पर देखें तो सोने के बाजार अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि अगर पुल बैक पर बिकवाली करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी करंट भाव पर मैच नहीं हो रहा। इसलिए सोने में विशेषकर 85,200 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो बिकवाली करनी चाहिए। 85,450 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 84,650 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे इसमें। 150, हालांकि ऊपर के लेवल पे जाके आपको बेचना है, करंट लेवल पे ना बेचना होगा, इसलिए कि अभी करंट भाव से देखिए तो 100 रुपए नीचे का ही टारगेट है, लेकिन करंट भाव पे आपको नहीं बेचना है। यहां से पुल बैक थोड़ी दिखे 85,250 तक का, फिर वहां पर आप बेच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रूड की। कल हमने 2% की रिकवरी देखी थी, लेकिन वो रिकवरी अब गायब हो चुकी है। क्या लग रहा है सर क्रूड में आपको, क्या गिरावट आज यहां फिर से बढ़ सकती है या आज फिर से रिकवरी आएगी शाम के सत्र में? क्या कॉल है? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। जी सर, विशेषकर क्रूड की बात करें तो हम 6,800 से लगातार इसमें मंदी का ट्रेंड देखते आ रहे हैं और अभी भी बाजार में मंदी का ट्रेंड जारी है। मुझे लगता है कि क्रूड में इस तरीके के वन डे पुल बैक अक्सर देखने को मिलते हैं। तो वन डे वंडर का जो हिसाब किताब है इसमें 6,150 6,145 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 6,190 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि बाजार 6,100 6,050 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं अगर ऑप्शन की बात करें तो 6,200 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। इसमें 30 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और नीचे में लक्ष्य इसमें 60 और 90 पॉइंट के रहेंगे। 6,200 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहा है इन द मनी ना भूपेश जी? जी 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 ओके। सर। या फ्यूचर्स में भी बेच सकते हैं, फ्यूचर्स के लेवल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो नोट कर लीजिएगा। 6,190 का एसएल है, ये जरूर नोट कीजिएगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो।
चलिए बेस मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स में चौतरफा गिरावट दिख रही है आज के सत्र में। 1/4 से 0.25% तक की गिरावट सभी मेटल्स में दिख रही है। यहाँ पर क्या शॉर्ट करना चाहिए, क्या लॉन्ग करना चाहिए? बेस मेटल्स में आज आपकी टॉपिक क्या है भूपेश जी? जी, बेस मेटल्स में अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर बाजारों में कॉपर का बाजार है। 859 के आसपास का दाम चल रहा है अभी। इसमें बिकवाली करनी चाहिए मार्च वायदा में, और इसमें 863 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। नीचे में 855 और 852 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो 852 के संभावित लक्ष्य के लिए आप यहां पर बेचे। तो बेचना किस लेवल पे है सर? इसलिए कि 6 रुपए नीचे का आप टारगेट दे रहे हैं। जी सर, करंट जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग करंट भाव पर बेच सकते हैं, और जिन लोगों का रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता वो लोग 863 के आसपास बेच सकते हैं और स्टॉप लॉस 867 का प्लॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आ गई है बेस मेटल्स को लेकर। नेचुरल गैस भी कमजोर है, करीब 1.5%। एक तो कहा यह जा रहा है कि आगे डिमांड भी कम रहेगी और सप्लाई में भी सुधार दिखेगा। यूएस से तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही। रूस पर जैसे जैसे यहाँ पर सीज फायर को लेकर डील बनती है, बातचीत बनती है, तो ये सप्लाई भी बढ़ेगी यहाँ पर रूस से भी। क्या लग रहा है आपको नेचुरल गैस अब यहाँ से क्या तेजी थमने वाली है? किस साइड की ट्रेड करनी चाहिए? टाइम फ्रेम भी बताइएगा। अगर आज की कॉल है तो आज का, अगर अगले हफ्ते के लिए रुकना है तो अगले हफ्ते का भी बता दीजिएगा। जी सर, सबसे पहले तो नेचुरल गैस में ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से बचना चाहिए। जो भी ट्रेड करें इसमें विशेषकर जो वीकली ओवरनाइट की पोजीशन होती है कि फ्राइडे नाइट को ले जाएं और मंडे को पोजीशन, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कोई पोजीशन ना बनाकर लेके जाएं, आइदर सेल और आइदर बाई। और अगर बात करें आज के ट्रेड की, तो आज के ट्रेड में मुझे समझ आता है कि बाजार में 349 के आसपास कहीं भी उछाला आता है तो इसमें बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 353 के ऊपर का रहेगा, लक्ष्य नीचे में 338 और 333 के संभावित रहेंगे। है नेचुरल गैस पे 333 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की करते हैं। जीरे की, जीरे को लेकर कहा यह जा रहा है कि अचानक जो गर्मी बढ़ी है, तापमान बढ़ा है, इससे यील्ड पर असर हो सकता है। जो पुराने उत्पादन के अनुमान जारी किए गए थे अलग अलग एजेंसी, सर्वेयर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो उस अनुमान से कम उत्पादन भी रहने की संभावना है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया। सर, आपके पास क्या रिपोर्ट है? पहले राजस्थान से शुरू कीजिए। राजस्थान में बताइए क्या हाल है जीरे की फसल की? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। राजस्थान में अभी थोड़ा वेदर को लेके काफी इशू आ रहा है। आज कल भी पूरे दिन बादलवाई थी और कुछ जगह हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थी, और अभी भी बना हुआ है मौसम पूरा। राजस्थान में लमसम सभी जगह पे मौसम बादलवाई हो रखी है, और कल भी ऐसा लगता है कि रहेगी, और कई जगह हमको लगता है थोड़ी बारिश भी छुटपुट आने की संभावना है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा 5 फसल है, उसमें कोई मेजर नुकसान की बात नहीं आएगी बारिश से, लेकिन जो फसल पकी हुई है वो थोड़ा डैमेज होने का खतरा रहेगा। और इससे पहले जैसे आपने बोला था, अभी 5-7 दिन पहले थोड़ा टेम्परेचर भी हैवी था, उसका भी थोड़ा इफेक्ट यील्ड पे आ सकता है। राजस्थान की फसल जो 5 फसल बहुत ज्यादा है, उसमें यील्ड कैसी आएगी अभी भी बहुत मायना रखेगा सर। क्या लग रहा है, आप लोगों का अनुमान क्या है? 65 लाख से 90 लाख बोरी अलग अलग लोगों का अनुमान है। आप क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं उत्पादन का सर? सर जैसे मैंने अभी रास के प्लेटफॉर्म से जैसे मैंने बोला था 90 लाख बोरी के लमसम क्रॉप आने की उम्मीद थी हमको, लेकिन चूंकि वेदर में थोड़ा गर्मी आ रहा है, गर्मी भी है, और उसके बाद में भी अपन देख रहे हैं जो ये मौसम वेदर का भी इश्यू आ रहा है, इसमें कितना नुकसान है ये सर देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कुछ न कुछ कमी जरूर होगी सर। कितना कम होगा ये अभी कहना मुश्किल है सर। 2-3 दिन 5 दिन ये जैसे वेदर निकलता उसके बाद मालूम पड़ेगा सर नुकसान का आकलन। बारे में सर बताइए, घरेलू डिमांड फिलहाल किस तरह की है और इंटरनेशनल डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर किस तरह की इंक्वायरी थी गल्फ फूड से लेकर, और नॉर्मल एक्सपोर्ट की मांग किस तरह की दिख रही है आपको? सर चूंकि गल्फ फूड जिस टाइम था टोटली मंदी का माहौल बना हुआ था, रोज बाजार टूट रहा था, तो लोग थोड़ा वहाँ इतना बड़ा व्यापार नहीं हुआ। लेकिन चूंकि सबसे लोएस्ट भाव इंडिया का है, तो मेरे को लगता है आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी इंडिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाने की अनुमान है। और मेरे को ऐसा लगता है पिछला जो एक्सपोर्ट है 2.5 लाख टन, वो भी मेरे को उम्मीद है क्रॉस करेगा, पहली बात। दूसरे नंबर मेरे को ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक डिमांड भी क्या है, पूरी पाइपलाइन खाली है। पाइपलाइन खाली होने की वजह से मेरे को लगता है डोमेस्टिक डिमांड भी एक बार बहुत अच्छी आनी चाहिए।
तो कोई बड़ी मेजर इशू नहीं है, मेजर मंदी का माहौल इसमें नहीं लगता है। मेरे को लगता है बाजार कहीं न कहीं धीरे धीरे थोड़ा ठीक ही होगा अभी, क्योंकि अभी तो अगले 2 महीने पूरा डिमांड करेगा। सर धनिया की बात करते हैं, धनिया की सप्लाई की और डिमांड की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दें। धनिया सर, गुजरात की आमदनी ऑल ओवर गुजरात अगर समझे तो करीबन 90,000 से लाख बुरी के लमसम आ रहा है। और इसकी डिमांड अभी मसाला कंपनियों की पूरी तरह से खुली नहीं है, लेकिन उम्मीद है अभी राजस्थान की टोटल मंडियां चूंकि मंडी टैक्स को लेकर हड़ताल पे है, तो जब मंडियां खुलेगी तब राजस्थान की आमदनी को मतलब शुरू हो जाएगी नए की। तो एक्चुअल में जो मसाला कंपनी वाला उनका इंटरेस्ट थोड़ा राजस्थान में के धनिया में जो ज्यादा रहता है कि उसका फ्लेवर और खुशबू ज्यादा रहती है। तो जो अभी गुजरात का आ रहा है वो डोमेस्टिक सेंटरों में वैसे डिमांड में जा रहा है पूरा कंजप्शन में, लेकिन धनिये को मेरे को लगता है बड़ी मंदी नहीं है, ₹1-2 से ज्यादा घटने की उम्मीद लगती नहीं है सर इसमें। मेरे को लगता है आने वाले समय में जैसे ही मसाला कंपनियों की डिमांड आई थोड़ा बाजार बूस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सर। ऐसा जवाब दीजिएगा जितने कम समय में आप दे पाए दिनेश जी, जीरा या धनिया क्या आपको कंफर्ट देता है करंट भाव पर? करंट भाव पर सर अभी दोनों ना मेरे को बड़ी मंदी दोनों में नहीं लगती है सर, दोनों का ट्रेड एक बार कर सकते हैं अपन। अभी मेरे को लगता है जैसे जिस ढंग से पाइपलाइन खाली है सर, मतलब वायदा अपन गिने तो सर 16 महीने के अंदर घाट बदले में चल रहा है, तो सेंटर सब खाली है। इस हिसाब से मतलब जीरे में ये चीज है कि पाइपलाइन खाली है, धनिये में अभी भी लोगों के पास पुराना माल है, लेकिन धनिये में चूंकि नई क्रॉप कम है और कैरी ओवर भी कम हुआ तो धनिये में जड़े ज्यादा मंदी धनिये में भी नहीं लगती है। दोनों में व्यापार अपन कर सकते हैं सर, इसमें कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं लगती है। बड़ा मतलब कुल मिला के जाने में कुछ नहीं है सर, दोनों में सुधार की स्थिति लगती है। शुक्रिया सर दिनेश जी, आपने वक्त दिया जी सर, धनिया और जीरे पर बातचीत की। चलिए अब एक अहम क्रॉप की बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय गोयल हैं, चेयरमैन है व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला। सर एक खबर तो ये है कि ई ऑक्शन जो एफसीआई की हुई है वो वहां पर इस बार की जो बोली थी वो पिछले बार से कम थी, नीचे की बोली 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक भी लगी, क्योंकि इस बार का जो स्टॉक जो ऑफर किए गए हैं 5 लाख टन का वो ज्यादा था, इस वजह से 2400 से 3100 का रेंज रहा है। क्या लग रहा है लेकिन अब क्या दाम कुछ कम होंगे या ये बस सिर्फ स्टॉक की वजह से रिएक्शन था, दाम इसी तरह से मजबूत बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी दाम जो है काफी कम होंगे, क्योंकि आप देखोगे तो जैसे सौराष्ट्र है, खानदेश है, मालवा है, इन सब इलाकों में अच्छी खासी अराइवल स्टार्ट हो गई है। सरकार ने भी पिछले टेंडर में क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाकर 5 लाख टन कर दी, लेकिन अब जो गर्मी थी गेहूं की वो अभी निकल चुकी है और सामने जो है बहुत बड़ी फसल है, आप समझ लीजिए 100 मिलियन टन प्लस की फसल है, उसको जो है रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो अगले 10-15 दिन में 1-2 रुपया किलो और भी बाजार जो है जल्दी ही घट सकता है, क्योंकि अभी अराइवलें बढ़ रही है और डिमांड सामने अब कोई भी आदमी लेते हुए कतराता है, क्योंकि लेंगे तो अगले दिन और मंदा हो जाएगा बाजार। सवाल मेरे पास और है कि इस बार जिस तरह के तापमान बढ़े हैं, लोगों का कहना है कि यील्ड पर असर होगा, सरकारी लक्ष्य से काफी कम उत्पादन हो सकता है। आप सहमत है? आपका क्या अनुमान है उत्पादन का? छोटा जवाब। बिल्कुल, वेदर जो है बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर गर्मी बढ़ जाती है और शीघ्र बढ़ जाती है तो जरूर जो है फसल पे असर रहेगा, उसकी यील्ड पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला। वक्त कम है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, अगले हफ्ते जरूर आपसे बात करेंगे।